Hello students, my name is Gitanjali Andheriya. Welcome to Step Up Academy. Learn today, lead tomorrow. संस्कृत की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नाम बड़े समान चलते हैं और जैसे ही प्रत्यय का नाम आता है दिमाग में तुरंत उपसर्ग आ जाता है। पर कई बार बच्चे हमारे भ्रमित हो जाते हैं, उपसर्ग क्या और प्रत्यय क्या। कई बार बोल देते हैं उपसर्ग पीछे लगता है, प्रत्यय आगे लगता है। तो अब ये भूलने की ज़रूरत नहीं है, ना रटने की ज़रूरत है। आप हर एक शब्द का हिंदी अर्थ या कहना चाहिए उसका मतलब पहले निकाल लीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप किसी भी परिभाषा किसी की पढ़ना हो, किसी के आपको शब्द का अर्थ निकालना हो, परिभाषा आपको रटने में नहीं आ रही है, तो सीधा सीधा उस शब्द का अर्थ पहचान लो। उपसर्ग में जो उप लगा हुआ है तो उप का अर्थ होता है आगे, और प्रति मतलब होता है के अनुसार या पीछे, के पीछे। उप मतलब आगे। जब उप आगे लगता है, कोई भी शब्द आगे लगता है तो वो उपसर्ग है, और जब वो प्रति पीछे लगता है तो वो प्रत्यय है। तो इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय को उनके शब्दों के अनुसार खुद परिभाषित करिए और खुद से उन्हें याद कीजिए। तो उप मतलब आगे और प्रति मतलब पीछे। तो इस तरीके से हम आज प्रत्यय पढ़ेंगे। ऐसे ही आसान बताएंगे कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्यय वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में लगते हैं और उनका अर्थ परिवर्तित करते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, उपसर्ग में तो पूर्णतः अर्थ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रत्यय में पूर्णतः अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। इसमें जो मूल शब्द होता है वो अपना अर्थ लिए चलता है। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर कि उपसर्ग कैसे अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें हार में यदि उपसर्ग लगा दिया प्रहार, कहाँ हार, गले का हार बनने वाला था, या दूसरा मान ले तो हारना हो जाएगा, और वहीं पर प्रहार लगा दिया तो ये तो मारना हो गया, प्रहार करना हो गया। तो क्या कर दिया, इस हार ने उपसर्ग के लगते से ही अपना अर्थ बदल दिया। तो उपसर्ग जब लग जाता है तो अर्थ बदल जाता है। चूंकि हम प्रत्यय की बात कर रहे थे, पर आपको उसके एक भाई से तो मिलाना जरूरी है कि उपसर्ग क्या है, तभी हम प्रत्यय को भी याद रख पाएंगे। तो अब आते हैं प्रत्यय पर। तो प्रत्यय अपना अर्थ तो परिवर्तित करता है थोड़ा सा, लेकिन अपना मूल जो है, जड़ जो है, मुख्य शब्द जो है, उसको परिवर्तित नहीं करता है प्रत्यय। अब प्रत्यय बना कैसे, तो यहाँ देखिए, प्रत्यय में आगे प्रति लगा हुआ है। ये प्रति है, जो प्रत्यय का ये ता है। जब हम पढ़ते हैं यण संधि तो उसमें हम देखते हैं कि जो आधा ता होता है उसको हम पूरा करते हो छोटी की मात्रा लगाते हैं, और पीछे हम आए जोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या बना रही है, बस उसी संधि का प्रयोग यहाँ पर करना है और हमें प्रत्यय समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगा क्या है, प्रति उपसर्ग है, इसमें आय धातु है और आय का अर्थ होता है जुड़ना। और यहाँ पर जो अच है, अच यहाँ पर प्रत्यय है, और ये दोनों जब मिल जाते तो बन जाता है अयः। और ये अयः जब प्रति के साथ जुड़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किस में जाता है, यण संधि के अंतर्गत। हम तोड़ के देख सकते हैं, समझने में क्या जा रहा है, हमारी संधि तो काम कर ही रही है। तो प्रति और अयः मिलके बन जाता है प्रत्यय। प्रत्यय, प्रति और अया मिलके बन गया प्रत्यय। और प्रत्यय कहाँ, जो कि कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। तो वहां पर प्रति मतलब के अनुसार हम तभी चल सकते जब हम किसी के पीछे चल रहे हों, और पीछे चलना मतलब उसके अंत में चल रहे हों। तो ये हो जाता है प्रत्यय की परिभाषा, जो शाब्दिक अर्थ है, अपने शब्द से अपना अर्थ बता रहा है और आपको परिभाषित करके परिभाषा करके दे रहा है। अब यहाँ पर प्रत्यय के प्रकार, जैसा कि आज सिर्फ हम कृत प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, कृदंत, बाकी हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे तद्धित। तो कृत प्रत्यय में देख लीजिए कितने प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय कद्वतु, कत्वा, तुमुन, तब्यत, अन्यर, सत, सानच, कितिन। वहीं तद्धित में है मतोप, इन, ठक, तरप और तमप। और स्त्री प्रत्यय में है टाप, डीप, डीन्स, डीन। तो ये प्रत्यय हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं हमारी प्रत्यय की श्रृंखला में, और आज पढ़ेंगे हम केवल आपके साथ कृत प्रत्यय। तो ये देखिए, कृत प्रत्यय वो होते हैं जो कि इन्हें कृदंत भी कहते हैं। इनको कृदंत कैसे कहते हैं, तो जब कृत और शब्द को तोड़ दो, कृत और अंत, शब्दों को तोड़ना बताऊंगी, शब्दों का अर्थ बताऊंगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो कृत और अंत वे कृत प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। पीछे लगते हैं, अंत में मतलब पीछे, और पीछे लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनको है, और वो जो धातुओं के साथ लगते हैं वो है कृदंत।
कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे लगते, धातु जिनको हम क्रिया कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में आप वर्ब कहते हो, और वहीं पर ये हो जाता है कि आप इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, धातु कहते हैं। तो ये धातुओं के पीछे लगते, कुछ भूतकालिक होते हैं, कुछ भविष्यकाल के भी प्रत्यय होते हैं, और कुछ होते हैं जो वर्तमान काल में प्रयोग लाए जाते हैं। तो भूतकालिक प्रत्यय जो है वो है कत और कत्वतु प्रत्यय। ये कैसे है, दोनों ही हैं, दोनों को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों भूतकालिक प्रत्यय हैं, कार्य के हो जाने पर जो काम करते हैं। इसमें जो है कृत प्रत्यय जहां लगेगा उसमें ता, छोटा ता, ये अवशिष्ट मतलब बचा हुआ रह जाएगा, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। कृत प्रत्यय हमेशा कर्म पद के अनुसार पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होते हैं उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे। और जो कृत प्रत्यय होते हैं ये भाववाचक होते हैं और कर्मवाचक भी होते हैं, भावना को भी व्यक्त करते हैं और आपके कर्म के लिए भी साथ भी जाते हैं। और ये किस तरीके से होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके पठ के चल के साथ जब हम कृत प्रत्यय लगाते, कई बार ये भी होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इस पर गौर कीजिएगा, ये क्या है कि कई बार कृत प्रत्यय के ता को ता न होकर वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ट, ध, न, ढ और यहाँ पर वा। अब चल के साथ जब कृत प्रत्यय लगाया जाता है तो ये हो जाता है चलिता। पट के साथ जब लगा जाएगा तो ये हो जाएगा पठिता, ये तहा होता है। और पठिता और पठितम मतलब जब पुल्लिंग की बात हो रही है तो ये है पठिता, जब स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो ये हो गया पठिता, और जब नपुंसक लिंग की बात हो रही है तो ये हो गया पठितम। मतलब ये आपका जो निर्भर करने वाला है वो वाक्य पर निर्भर करने वाला है कि वाक्य स्त्रीलिंग वाला है, पुल्लिंग वाला है कि नपुंसक लिंग वाला है। उस हिसाब से आप इन तीनों का प्रयोग वाक्य के अकॉर्डिंग करेंगे। हंस के साथ के तो हसीतम, गम के साथ के तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ हसीतम जो आया है ये किस में चला जाता है आपका नपुंसक लिंग में। गम के साथ जब कित जोड़ेंगे, अब लड़का जा रहा है गता, लड़की जा रही है गता, और कोई नपुंसक लिंग वाला यदि है तो हम उसे गतम में ले जाएंगे। ठीक ऐसे ही हन मारना, तो हतः, हता और हतम मतलब कहने का तात्पर्य कित प्रत्यय जहां पर होगा वहां पर आपका त मिलेगा। और कहीं पर ये ड़ा और ढा में भी परिवर्तित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है और अगली स्लाइड में आपको दिखाया भी गया है कि यहाँ पर ये नष्ट शाह है और कत है, तो यहाँ पर जो शाह है वो परिवर्तित किसमें, ता में नहीं होगा, टा में होगा। यहाँ पर जो शाह है दृश्य, जैसे कि हम जानते भी है कि दृष्टवा हमेशा टा आता है, शाह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर श परिवर्तित हुआ तो दृष्टा, दृष्टा, दृष्टम हो गया, जो कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में परिवर्तित हो गया। विध को लेते हैं तो विध में जब कृत प्रत्यय लगता है तो भिन्ना होता है, छिद में छिन्ना होगा, वह के साथ उड़ होता है, लेह के साथ लिड होता है। ये कुछ धातुएं होती हैं, बहुत ही कम पूछी जाने वाली भी होती हैं, बहुत एक निम्न स्तर पर, मतलब जब हम विद्यालयीन स्तर पर होते तब इस प्रकार की धातुओं का हमें उतना प्रयोग होता नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया किस तरीके से ये परिवर्तित होते हैं। कुछ हैं जैसे बताया ना कि ये आपके कर्मवाच्य वाले होते हैं, बीच में जो कर्म आता है। अब यहाँ पर भोज नम है तो भोज नम के साथ भुक्तम आएगा, लतिया के अनुसार यहाँ पर आपका प्रत्यय नहीं आएगा, क्योंकि ये कत प्रत्यय किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये चलता है कर्म, और कर्म यहाँ पर भोजन है, कर्म यहाँ पर पाठ है, कर्म यहाँ पर बाला है, लड़की है, बाला है इसलिए क्या आया, दृष्टा आया, पाठ है इसलिए क्या आया यहाँ पर, पठिता आया। मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये कर्म प्रधान है, जिस तरीके का कर्म की विभक्ति आएगी और जिस प्रकार का वचन आएगा, जिस प्रकार का लिंग आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कत प्रत्यय की जो धातुएं हैं वो काम करेंगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कत प्रत्यय के अंत में ता बचा हुआ होता है, ये कर्म के अनुसार होते हैं, और कहीं कहीं इसमें ढा भी हो जाता है, टा भी हो जाता है, धा भी हो जाता है। इसके बाद है कत्वा प्रत्यय। अब कत्वा प्रत्यय के साथ यहाँ पर हम देखेंगे एक कि कत्वा में त्वा लगा हुआ है, और त्वा क्या है, अवशिष्ट, मतलब त्वा बचा हुआ है। कत्वा जिसके साथ लगता है वो धातु होती पूर्वकालिक। जैसे मैंने कहा मैं जाकर काम करूंगी, मतलब काम कब होगा, जब मैं जाऊंगी, जाकर पहुंच गई और फिर काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो गत्वा है ये क्या हो गया, त्वा में होता है, ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। गम के साथ कत्वा प्रत्यय लगने से पीछे का त्वा बच जाता है और हो जाता है गत्वा। द्रस के साथ आप कत्वा लगाएंगे तो दृष्टवा, पट के साथ आप कत्वा लगाएंगे तो पठित्वा, नम के साथ आप कत्वा लगाएंगे तो नत्वा। तो इस प्रकार से ये त्वा और बहुत ही, और स्मृ के साथ मतलब होता है याद रखकर। यहाँ पर ये धातुएं हैं, कत्वा प्रत्यय बहुत आसान है, बहुत जल्दी से हमें याद हो जाता है, और ये पूर्वकालिक है, याद रखिएगा। इसका अर्थ निकलता है जाकर, स्मरण कर कर, पठित्वा पढ़कर,
तो इस तरीके से हमारा ये कृत्वा प्रत्यय, जिसमें त्वा अवशिष्ट होता है मतलब बचा हुआ होता है। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय वहाँ होता है जहाँ पर आपकी धातु में पहले उपसर्ग लगा हो। याद रखना कि ल्यप प्रत्यय बिना उपसर्ग के पूरा होता ही नहीं है। उपसर्ग होगा तो ल्यप होना बिल्कुल आवश्यक है, वहाँ ल्यप होगा ही होगा। तो जिन धातुओं के साथ उपसर्ग होता है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? ल्यप का। और ल्यप में अंत में जो बच जाता है वो होता है या। कैसे? आ ये उपसर्ग है, गम इसमें धातु है, ये उपसर्ग हो गया, ये धातु हो गई और ये हो गया प्रत्यय। जब हमारे इसमें उप धातु और प्रत्यय मिलते मतलब आ गम और ल्यप तो मिल गया आगम्य। परित्यज और ल्यप तो परित्यज। आप देख रहे हैं पीछे का जो हलंत वाला है वो आधा होता जा रहा है। विलिख और ल्यप तो विलिख्य। प्रविश और ल्यप तो प्रविश्य। कहने का तात्पर्य है कि इसमें उपसर्ग होना बहुत आवश्यक है। उपसर्ग जरूर होगा और सबसे पहले उपसर्ग होगा, बीच में धातु होगी, अंत में प्रत्यय होगा। प्रत्यय के बाद में जो बचने वाला अक्षर है वो है य। इसके आगे आता है तुमुन, बहुत ही आसान। तुमुन जहाँ है वहाँ आपको तुम मिलेगा, तुम मिलेगा, तुरंत तुमुन लगाओ। लेकिन याद रखना तुमुन लिखने में हम गलती कर देते हैं। हम कई बार तुमुन को तमुन लिख देते हैं और तमुन हमारा गलत हो जाता है। हमने चाह कर भी उसको गलत कर दिया, मतलब हम चाह नहीं रहे थे फिर भी हमारा गलत हो गया। तो तमुन नहीं होता है, तुमुन होता है। गम के साथ जब लगता है तो ये थोड़ा परिवर्तित होता है, क्योंकि गम ऐसी धातु है जो अक्सर परिवर्तित हो जाती है, कभी गच्छ में तो कभी गन में। तो यहाँ पर जो प्रत्यय के साथ जो धातु परिवर्तित गम होती है वो होती है गन में। तो ये गम के साथ जब तुमुन लगता है तो गन तुम होता है, गम तुम नहीं होता है। भू के साथ भवितुम, क्योंकि भू जो है ना वो भव में ही परिवर्तित होती है और ये बदलती है भवितुम। श्रु के साथ जब लगाते हैं तो श्रुत्वा, जैसे हमने श्रु में कत्वा में तो श्रु लग जाता है, लेकिन तुमुन के साथ ये श्रोतुम हो जाता है। पा, यहाँ पर पा जो पीने वाली धातु है पिब में परिवर्तित होती है, यहाँ पर पा के साथ जब तुमुन लगता है तो ये पातुम हो जाता है। थोड़ी थोड़ी धातुएं परिवर्तित हैं। जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास के साथ साथ हम परिवर्तित धातुओं को पहचान लेते हैं, हमको याद हो जाती है। इसमें मुश्किल नहीं है। बस याद रखने वाली बात यह है कि जब भी तुमुन प्रत्यय आएगा उस शब्द के अंत में, धातु के अंत में हमें तुम मिलेगा और हमारा पहचानना आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है तबियत और अनियर प्रत्यय। तबियत प्रत्यय जो है, तबियत और अनियर दोनों का प्रयोग कर्मवाच्य होता है। ये भी कर्म वाला है, जैसा कि कौन सा प्रत्यय था अपना भी कत प्रत्यय, ये भी कर्मवाच्य है। जब दोनों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो विभक्ति विशेष से अनुसार होती है, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसके अनुसार विभक्ति होती है। दोनों प्रत्यय कर्म पद के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कर्म जैसा आएगा वैसा ही लिंग परिवर्तित हो जाएगा, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। तबियत में जो बचा हुआ रह जाता है, सबसे समझने की बात है, वो है तव्य। अनियर में जो बचा हुआ रह जाता है वो है अन्य। यदि धातुओं के अंत में ई हो, ऊ हो, रा हो तो ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित होती, ई या में, ऊ व में और ऋषि अर में। याद रखिएगा, आपने पढ़ा था संधि में भी कि ऋषि का अर में परिवर्तन होता है, ई या में परिवर्तित होती है, यड़ में ई या में परिवर्तित होती है, ऊ व में परिवर्तित होता है। ये है तबियत और अनियर के नियम, जिनसे हम पढ़ेंगे कि ये कर्म प्रधान होती हैं। तबियत में तब बचा हुआ रहता है, अनियर में अनिय बचता है, ई का या हो जाता है। तो ये नियम के साथ हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि चल के साथ चलितव्य हुआ, ये तो बन गया तब, लेकिन यहाँ पर चली तब होगा, यहाँ पर चलितव्य, चलितव्य और चलितव्यम, गंतव्य, गंतव्या और गंतव्यम। क्र का कर्तव्य, द्रस के साथ द्रष्टव्य, मतलब यहाँ पर टब मिल रहा है आपको, लेकिन ये कैसी परिवर्तित होंगी? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, किसके अनुसार? जैसा कर्म आएगा। पट के साथ यदि अनियर लगाते हैं तो आपने पढ़ा कि इसमें ई आता है ना, अनिय मतलब आइए होता है तो ये लगेगा। पच पचनीय, श्रु श्रवणीय, क्योंकि श्रु परिवर्तित होता है, इसका थोड़ा सा याद रखिएगा। श्रु कहीं श्रो में जाता है, कहीं श्रव में चला जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। श्रवणीयम, नी अनियर के साथ, तो यहाँ पर नई निय। कुछ कुछ धातुओं में हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसका अभ्यास मैं जरूर कराऊंगी नई नई धातुओं के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि तबियत के साथ तव्या लगता है, ये भी कर्म प्रधान है, और अनियर के साथ अनिय लगता है, और यहाँ पर ये धातुएं हमारी तबियत अब श्रत और सानच में आते हैं। श्रत और सानच, देखिए दो को आपने लिया होगा, श्रत और सानच। तो यहाँ पर समानता क्या है? समकालीन होते हैं। किसी भी कार्य की समानता को ये दर्शाते हैं एक समय में होने वाले कार्य के।
वर्तमान कालिक प्रत्यय के रूप में स्रत और सानच होते हैं। ये भूतकालिक नहीं है, भविष्यकाल के नहीं है, ये कैसे है, वर्तमान कालिक है। अंग्रेजी भाषा में जहाँ आईएनजी का प्रयोग करते हैं ना आप, हिंदी में जहाँ ता हुआ का प्रयोग होता है, वहीं जब संस्कृत में स्रत और सानच जुड़ते हैं तो ये कुछ ऐसे ही अर्थ बताते हैं। परस्मयी पद और आत्मनेय पद, कुछ धातुएं होती है परस्मयी पद में तो हमारी पठ चल लिख सब है, लेकिन सेब लभ ये वर्ध ये धातुएं किसमें होती हैं, आत्मनेय पद में। तो परस्मयी पद के साथ स्रत आता है, लेकिन आत्मनेय पद के साथ हमेशा सानच का प्रयोग होता है। स्रत के साथ जो बचने वाला है वो है अत, और इसके साथ जो है वो है अन। सानच में यदि धातु अकारांत होती है, जब अकारांत होते हैं, अकारांत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पुल्लिंग हमेशा अकारांत वाली होती है, उसमें आन का मान भी हो जाता है। जब हम नियम पढ़ते हैं ना तो नियम हम याद तो कर लेते हैं, पर उसकी याद करने का सार्थकता जब सिद्ध होती है जब हम इसको उदाहरण में देखते हैं। तो मैंने नियम तो आपको पढ़ के बता दिए, आप तुरंत इसे देख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन समझ में कब आने वाला है, जब आप इसके उदाहरण देखेंगे। क्रीड के साथ, क्रीड मतलब खेल होता है, क्रीड के साथ जब स्रत प्रत्यय मिलता है तो बनता है क्रीडत। यहाँ पर क्रीडन पुल्लिंग में जाएगा, क्रीडंती स्त्रीलिंग में जाएगा, क्रीडत नपुंसकलिंग में जाएगा। चल के साथ स्रित तो चलत। ये कौन सी चल रही है, परस्मयी पद की धातु हैं, जिनको हम परस्मयी पद में क्रीडती क्रीडता क्रीडंती लेते हैं। आत्मनेय पद जैसे आ जाता है वैसे ही कौन सी प्रत्यय लगेगा, सानच प्रत्यय। पूज के साथ स्रत लगेगा तो पूज्यत। ये तो मुख्य रूप से बनते हैं, लेकिन जैसे ही स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और पुल्लिंग की बात होती है, इनका कुछ परिवर्तन इस तरीके से होता है, पूजयन पूजंती और पूज्यत। तो प्रत्ययों के अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी और अभ्यास इनका करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि किसके साथ कौन सा अवशिष्ट बचने वाला है, कैसे हम लगाने वाले हैं। अगला आ जाता है सानच। ये हो जाती है आपकी परस्मयी पद, आत्मनेय पद की बात होती है। कंप में जब सानच लगता है, कंप आत्मनेय पद की है, सेव आत्मनेय पद की है, लव आत्मनेय पद की है। ये तीनों में जब सानच लगेगा तो पीछे जुड़ता है मान मान मान। वहाँ आन बताया था, लेकिन जब ये इस धातुओं के साथ आती हैं तो मान में आता है मुख्य रूप से। और वही यदि पुल्लिंग है तो कंप माना, विसर्ग स्त्रीलिंग है तो कंप माना, और जब नपुंसक लिंग है तो कंप मानम। ये समझना आसान हो जाएगा, पुल्लिंग के साथ विसर्ग, स्त्रीलिंग के साथ वड़े आ की मात्रा और नपुंसक लिंग के साथ माँ। तो इस सानच में क्या हो गया, ये परस्मय आत्मनेय पद के साथ लगती है, जो श्रुत है वो परस्मयी पद के साथ लगता है, और तीनों में जो होते हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के साथ काम करते हैं। एक हमारा पिछला जो कतवतु के साथ हमने कत को लिया था वो हमारा बचा हुआ है। कतवतु बहुत आसान है, ये भूतकालिक क्रिया है, ये हो जाने वाली क्रिया है, इसका प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। और कतवतु में वान लगता है, जहां पर भी कतवतु आएगा कतवतु में आपको वान मिलेगा। कैसे, चल धातु से चलितवान, लिख में कतवतु लगाया लिखितवान, क्री में कतवतु लगाया कृतवान, स्ना में कृतवतु लगाया स्नातवान, चल में चलितवान। तो इस तरीके से आपने देखे कि ये हमारे प्रत्यय हैं, कुछ भूतकालिक भी देखे और कुछ वर्तमान कालिक, कुछ भविष्यकालिक। तो यहाँ पर इन प्रत्ययों को समझना आसान है यदि आप इनके अवशिष्ट को पहचान लें कि अंत में क्या लगने वाला है, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। इसके नियमों को जरूर पढ़िएगा, इनके नियमों को पढ़कर याद रखना और उसके बाद इनके अवशिष्टों को जानना, और अपनी सारी शंकाओं का समाधान आपका जो होने वाला है जब आप हमारे साथ हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी से जुड़े रहिए, हमको सुनते रहिए और शंकाओं का समाधान करते रहिए। याद रखिएगा, लर्न टुडे लीड टुमारो। थैंक यू।